हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे कंप्यूटर एग्जाम हब में, जो कि ऑफिशियल चैनल है आरोह कंप्यूटर क्लासेस का। जैसा कि आप कंटिन्यूसली हमको देख रहे हैं कि हम एक प्लेलिस्ट आपके लिए हमने डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम RSCIT की जो बिल्कुल लेटेस्ट बुक है उसको हम थ्योरिकल पार्ट को हम 1 बाय 1 हर चैप्टर्स कवर करते जा रहे हैं और उसके जितने भी कोर पॉइंट हैं उन कोर पॉइंटों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारा डेस्कटॉप है या फिर हमारा लैपटॉप है उसकी एक्सप्लोरिंग के बारे में। मतलब कि अपने कंप्यूटर को हम इन डेप्थ समझने की बात करेंगे कि इसमें क्या होता है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ही जो आप यूज़र हैं उनकी जो भी प्रोग्राम्स है या आप ये बोल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से काम करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक तरीके का मध्यस्थ का काम जो करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी को यहाँ पे हमने एक संरचना के रूप में बताया है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें उस सिस्टम की आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया है, जिसके अंदर जब भी कोई मशीन के साथ इंटरेक्शन होता है तो उसका क्या लेयर रहती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की संरचना को बात करें तो उसके अंदर मेन जो एलिमेंट्स हैं या बोल सकते हैं मेन लेयर है, एक है हार्डवेयर, सेकंड है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड है आपका एप्लीकेशन, और यूज़र आप खुद हैं। जो यूज़र कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग या अपने कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको इंसर्ट कराता है कंप्यूटर पर, तो उसका एक वे होता है। जैसे सबसे पहले वो हार्डवेयर के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशंस को इनपुट करता है, और इनपुट करने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर मेमोरी मैनेजमेंट या फिर इनपुट और आउटपुट का कंट्रोल रूटीन्स क्या रहेगा, वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये है कि जो भी मेमोरी मैनेजमेंट है या जो प्रोसेस मैनेजमेंट का है उसको मैनेज करना, जो कि एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एप्लीकेशन जो होता है, जिसमें हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि एप्लीकेशन यूज़र को एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जरिए जो भी वो काम करना चाहता है उसकी आवश्यकता के अनुसार एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो जब यूज़र को अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी एनवायरनमेंट मिल रहा है और आसानी से वो समझ पा रहा है, तो उस सभी को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम होता है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझने के दृष्टिकोण से, जो सिस्टम होता है उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी की सारी जो भी इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट होता है वो सारा का सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के यूज़र, देखो जो यूज़र है मतलब कि आप और हार्डवेयर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो कौन करता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये काम करता है तो उसमें उसकी एक्यूरेसी, उसकी सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, जिससे कि सारे प्रोग्रामों को आसानी से मैनेज किया जा सके। तो ये मैनेज का काम भी करता है, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट होता है जो कि पूरे के पूरे मैनेजमेंट एंड मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कंट्रोल करता है और उनको मैनेज करता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है और कंट्रोल करता है। तो चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप वीडियो गेम यूज़ करें, चाहे आप सुपर कंप्यूटर का उपयोग करें, तो आपके इस डिवाइसेस के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है
जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा आपका एंड्रॉयड ये सब कुछ काम करता है कि आप जब अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं तो आसानी से उसका किसी फाइल में जाते हैं, कोई दूसरी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, तो सारा का सारा काम कौन करता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमने आपको समझाने के दृष्टिकोण से एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम की जो लेयर होती है वो 3 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से पता लग रहा है जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसको वो कवर करता है। अब मेन बात आती है कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मेन टास्क क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि कंप्यूटर के लिए जितनी भी आवश्यकता के अनुसार से जो भी वो मैनेजमेंट करना चाह रहा है, जब वो प्रोसेस में जा रहा है तो उसको मेमोरी प्रोवाइड करना, मेमोरी के हिसाब से उसका मैनेजमेंट करना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को शेयरिंग करना, ये सारा का सारा जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज जब वो प्रोसेस में जाता है उस प्रोसेस के लिए उसको जितना भी रिक्वायरमेंट है उन सब का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। और उसके बाद आप मतलब कि यूजर और जो एप्लीकेशन यूज हो रहा है उसके बीच का मिड जो पार्ट होता है उस मिड पार्ट को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि किसी तरीके से यूजर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इजीली रिजॉल्व कर देता है। और उसके बाद आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, मतलब कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स आपने डाले हैं एप्लीकेशन और जो आपका मशीनरी है उन सब के बीच के अंदर जो एग्जीक्यूशंस हैं वो प्रॉपर वे में हो सके। तो जो ओएस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं और ये हम यूजर मान लेते हैं और ये आपका कंप्यूटर है। तो जो भी आप इनपुट कर रहे हैं उसका राइट रिजल्ट आए इसके लिए पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जरूर समझ लेनी है कि कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हम आपको बता चुके हैं, पूरे के पूरे सिस्टम जो आपका जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट को मैनेज करता है। वहीं एप्लीकेशन जो आपका डिमांडिंग है, जो आप रिक्वायरमेंट चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे वो मैनेजमेंट करने का काम करता है, आपको एक एनवायरनमेंट देने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर सिस्टम की संरचना की 3 लेयर्स को देखा और उसके मेन टास्क को हमने देखा है। GUI के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GUI सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। तो GUI को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर मतलब हो गया आप। देखिए आप यहाँ पे हैं और आपने एक कंप्यूटर का उपयोग करना है और यहाँ पे कोई भी आपके कलरफुल आइकन्स नहीं दे रखे, सिंपल सा आपको रन दे रखा है या फिर आपको सेव दे रखा है, तो आपको इतना इंटरेक्शन नहीं आता है। वहीं आपके पास एक बटन सा दे रखा हो जिस पे आपको इजीली वे में रन लिखा हुआ हो, सेव लिखा हुआ हो, है ना, तो आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आती है ग्राफिकल बेसिस पे। मतलब कि जो भी ग्राफ्स है, मतलब कि जो इमेजेस है उसके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन से आपको आसानी से समझाया जा सके, उसके लिए जो डेस्कटॉप्स होता है उसके अंदर GUI का उपयोग होता है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो धीरे धीरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन्होंने अपने वर्जन्स को डेवलप किया। जैसे अगर हम बात करें पुराने टाइम की तो MS-DOS था जिसमें बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आती थी और कमांड के थ्रू ही सारा काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हुआ उसके बाद वर्जन डेवलप हुए तो आपके पास बहुत आसानी से आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं, फोल्डर आपको आसानी से दिखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं उनके आपको आइकन्स बहुत इजीली दिखते हैं, तो आपको समझ में आने लग जाता है इसको किस तरीके से हम उपयोग करेंगे। तो धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी अपने वर्जन्स को डेवलप किया और ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम ने पूरी की पूरी एफिशिएंसी को बहुत ही स्ट्रांग बना दिया आज के ज़माने के अंदर। और जो अब डेस्कटॉप देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं वो फुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसका इंटरफेस भी बहुत ही दमदार होता है। अब ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ साथ जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं जब उसके वर्जन्स आए तो उसमें धीरे धीरे उसकी क्षमताओं में डेवलपमेंट हुआ। तो उसी वर्जन में सबसे पहले था WYSIWYG, मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब कि स्क्रीन पर जो इमेज आ रही है चाहे टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, आपके पेपर को प्रदर्शित होने वाली इमेज हूबहू मिलनी चाहिए, कि मतलब जो आप चाहिए वो वैसा का वैसा मिले। इसके लिए ये वर्जन डेवलप हुआ। उसके बाद
इमेज स्कैनिंग की बात आई, जिसके अंदर आप अपने कंप्यूटर पे जो भी आपकी इमेज है उसको आप स्कैन करते हैं और वो तुरंत उससे जो सामने वाला यूज़र है उसका फीडबैक देना चालू कर देता है। इसी तरीके से प्रोसेसेबल ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो फोटोशॉप्स हो गया, फायरवर्क्स जो होता है वो आसानी से आपकी इमेजेस को ग्राफिक बेसिस पे बहुत ही अच्छा एनिमेटेड कर देती है, या उसकी जो आप बोल सकते हैं पिक्सल्स को डेवलप कर देती है। वो सारा का सारा प्रोसेसेबल ग्राफिक्स के अंदर आने लग गया। एनिमेशन मल्टीमीडिया सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आने लग गए। इसी तरीके से जो भी हमारे दिव्यांग लोग हैं उनकी डिसएबिलिटी के लिए भी बहुत सारे कॉन्फ़िगर करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, जिससे कि उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे चेंजेस हो सके। तो सारी की सारी जो भी डिसेबिलिटीज़ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से यूज़र को जैसी आवश्यकता है उसी के अनुसार आपके सामने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को डेवलप किया गया है, जिससे यूज़र आसानी से कंप्यूटर को एक्सेस कर सके और अपनी बात प्रोसेस में ला सके। आगे हम देखते हैं जो विंडो 11 है, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है जिसको हम उपयोग करते हैं। विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी, ये सब एग्जाम्पल हैं। धीरे धीरे विंडोज़ ने अपने डेवलप किया और अभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विंडोज़ 11 जो है उसके बारे में हमको बात करनी है, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो जो विंडो की हम बात करेंगे इसका 10 एक नया वर्जन है, लेकिन अभी लेटेस्ट की हम बात करें तो वो 11 आपको यूज़र इंटरफेस देखने को आपको प्रैक्टिस या सेंटर्स पे आपको मिल रहा होगा। तो हम उसी को लेकर यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब हम विंडोज़ 11 की बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम चाहें तो हमारे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में भी हम देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में भी हमको इस सारा का सारा यूज़र इंटरफेस समझना आसानी से आ जाता है। तो जब आप यूज़र 11 विंडो यूज़र यूज़ करते हैं तो आपको बूटिंग एक कंप्यूटर एक प्रोसेस है, डेस्कटॉप एरिया, टास्क बार, आइकन, सिस्टम ट्रे, क्विक लॉन्च आइकन, शॉर्टकट आइकन्स, स्टार्ट मेन्यू, टास्क व्यू, मल्टीपल डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट एजिस, जितने भी टूल्स हैं वो सब आप हमारे प्रैक्टिकल सेशंस की दूसरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखना चाहिए जिससे कि आपको विंडोज़ में समझ में आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जिससे कि आपको विंडोज़ पे काम करना प्रॉपर वे में आ जाए कि डेस्कटॉप एरिया कौन सा होता है, टास्क बार क्या होता है, आइकन क्या होता है, सिस्टम ट्रे क्या होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी टूल्स हैं आप इनको प्रॉपर वे में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। हमने आपकी सुविधा के अनुसार कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है। जैसे विंडोज़ 11 के बेसिक एप्लीकेशन या यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी का मतलब है सामान्यतः जो ज़्यादातर उपयोग में आते हैं उनकी हम बात करें तो विंडो 11 के अंदर आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, मैथ इनपुट पैनल मिल जाएगा जिससे कि आप मैथ की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, स्निपिंग टूल मिल जाएगा जिससे कि आप स्क्रीन को काट सकते हैं, फ्री फॉर्म शेप, रेक्टेंगुलर शेप, विंडो स्निप एंड फुल स्क्रीन स्निप, ये डिफरेंट टाइप की स्निप्स आपको इस तरीके से मिल जाती है जिससे कि आप इमेज के साथ कटिंग कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपको इंटरफेस दिया गया है लेटेस्ट विंडोज़ के अंदर। इसी तरीके से विंडो मोबिलिटी सेंटर्स के अंदर आप ब्राइटनेस, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, ये जो हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि आपको हम समझा सकें हमारे डेवलपिंग टीम ने कि ब्राइटनेस को आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी फुल चार्ज है उसको मैनेज कर सकते हैं, नो डिस्प्ले कनेक्शन को आप मैनेज कर सकते हैं, नो सिंक्रोनाइजेशन, नॉट प्रेजेंटिंग, इस तरीके के जितने भी स्क्रीन रोटेशन है, एक्सटर्नल डिस्प्ले है, सिंक्रोनाइजेशन सेंटर्स है, ब्राइटनेस है, वॉल्यूम है, बैटरी स्टेटस है, उनको आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर्स के माध्यम से। इसी तरीके से अगर आपको किसी तरीके का पेंट करना हो तो आप पेंट ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं, सिस्टम टूल का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके सामने बहुत सारी सिस्टम्स है, उन सिस्टम का आप उपयोग करके आसानी से कैलकुलेशन करते हुए सिस्टम का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पेंट, सिस्टम टूल्स, इस तरीके के बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप अपनी जो विंडो स्क्रीन है उसको बहुत अच्छा बेटर बना सकते हैं। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे जो उपयोग में मोस्टली आते हैं उनके बारे में बात करी है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि हमने स्क्रीन में शो किया है कि आप जब भी डॉक्यूमेंटेशन पे बात करते हैं तो आप वर्ड पैड का उपयोग कर सकते हैं, जिसको आप विंग की प्लस आर के साथ या फिर उसके एक्सटेंशन wordpad.exe कमांड का उपयोग कर से वर्ड पैड को आसानी से खोल सकते हैं। इसी तरीके से पेंट के माध्यम से, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के माध्यम से आप पेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप टाइपिंग प्रैक्टिसेस के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका आप विंडो में आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइपिंग में कमांड आसानी से आ जाए। एक्सप्लोरर होता है जिसके अंदर हम फाइल्स रखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर पाथ होता है, जिसके अंदर हम जो भी फोल्डर बनाते हैं उन फोल्डर्स को हम पूरा का पूरा प्रॉपर वे में सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फाइल फोल्डर के साथ हम वर्किंग फाइल, शॉर्टकट्स या फाइल का नेम, कॉपी पेस्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन का आसानी से उपयोग कर सकते हैं और हमारी जो भी फाइल है उसको प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, प्रॉपर वे में फोल्डर का नेम मेंशन कर सकते हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं हमें विंडो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मिलती है, जिसके अंदर आप अपनी फाइल को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। जब भी हमें विंडोज़ के माध्यम से कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, RSCIT की थ्योरी के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया है कथन के अंदर, सत्य प्रोग्राम को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए आपके पास CD है या DVD है, उसके अंदर पूरा का पूरा प्रोग्राम उसके माध्यम से आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी आज जितने भी जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के माध्यम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस के माध्यम से आप किसी भी प्रोग्राम जो आपने डेवलप किया है या फिर आपने प्रोग्राम उसको डाउनलोड किया है उसको आप हटा सकते हैं या अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस आप आसानी से विंडोज़ के अंदर डेवलप कर सकते हैं। और आज के जो सेशंस है उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 के जितने भी कोर पॉइंट हैं उनको हमने इस सेशंस में कवर कर लिया है। उम्मीद कर रहे हैं आपको थ्योरी सेशंस पसंद आएगा। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि RSCIT में एनरोल्ड हुए हैं, जिनको प्रॉपर थ्योरी स्ट्रक्चर चाहिए, जिससे कि आपको मिली हुई किताब का एक सार आपको मिल जाए, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।